तीन सहेलियों का भाग्य। घने जंगल से होते हुए ईश्वी और माया दोनों एक शमशान घाट में पहुंचते हैं, जहां एक पेड़ के नीचे एक अघोरी तपस्या में लीन बैठा था। गुरुदेव, मैंने सुना है आपके पास बहुत शक्तियां हैं। मुझे राजकुमारी विशाखा का रूप चाहिए ताकि मैं राजकुमारी बनकर राज्य पर राज कर सकूं। यह तो बहुत छोटा काम है। मैं तुम्हें राजकुमारी विशाखा का चेहरा दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस इस राज्य की राजकुमारी बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें राजकुमारी बना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें राजा का सिर लाकर मुझे देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस मुझे राजकुमारी बनना है। फिर अघोरी मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते ईश्वी का रूप बदल जाता है और वो बिल्कुल राजकुमारी विशाखा जैसी दिखने लगती है। ये क्या ईश्वी, तुम तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे भी तो राजकुमारी का चेहरा चाहिए था। तुम मेरे रास्ते में आ रही हो माया? नहीं, ये सब हमने मिलकर किया है, तो अकेले तुम राज क्यों करोगी? मुझे भी धन चाहिए। बाबा, आप मेरा एक और इच्छा पूरा कर दीजिए। मेरे इस रास्ते के कांटे को एक चिड़िया में बदल दीजिए ताकि ये मेरा एक पालतू पक्षी बन जाए। तभी अचानक माया एक चिड़िया के रूप में बदल जाती है। मुझे आजाद करो, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे ठीक करो। अब जो मैंने सोचा है वो मैं हासिल करके ही रहूंगी। कुछ समय पहले मणिपुर राज्य में राजा चंद्रशेखर अपनी बेटी राजकुमारी विशाखा के साथ रहते थे। रानी की मृत्यु के बाद से राजकुमारी अपनी ही दुनिया में खोई सी रहती थी, न किसी से बात करती थी और न ही किसी के साथ उठती बैठती थी, जिससे राजा, मंत्री और सभी दरबारी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मंत्री घबराए हुए राजा चंद्रशेखर के पास आते हैं। क्या हुआ मंत्री जी, आप आज बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। महाराज, हम राजकुमारी विशाखा को लेकर बहुत चिंतित हैं। बगीचे में वो बैठी थी, तभी एक सैनिक वहां आया तो राजकुमारी उस पर चिल्ला पड़ी और गुस्से में वहां से चली गई। यह हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी। जब से रानी हमें छोड़कर गई हैं, तब से विशाखा बहुत अकेली हो गई है। अभी वह सिर्फ 16-17 साल की है। इस उम्र में उसे सखियों की जरूरत है ताकि वह हंस सके, खुश रह सके। हमें कुछ करना होगा। महाराज, क्यों ना हम राज्य में घोषणा कर दें कि राजकुमारी के लिए 3 दासियों की जरूरत है, जो असल में उसकी सखियां बनकर रहेंगी। इससे उनकी हालात जल्दी ठीक हो सकती हैं और साल भर बाद राजकुमार उदयभान से उसका रिश्ता भी तय होना है। ठीक है, आज ही पूरे राज्य में घोषणा करवा दो। फिर मंत्री एक सैनिक को गांव की ओर भेज देता है और गांव की चौपाल पर सैनिक घोषणा करता है। अरे सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो इधर। महाराज ने 3 लड़कियों को राजमहल बुलाया है, जो राजकुमारी की दासी और सखी बनकर रहेंगी। जिनको धन की जरूरत है वो राजमहल आ जाएं। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच जाती है। वहीं दूर खड़ी 3 सहेलियां ये बात सुन लेती है। अरे, ये तो बहुत अच्छा मौका है, हमें राजमहल जाना चाहिए। हमारे घर में भी धन की कमी है। हाँ ईश्वी, तुम ठीक कह रही हो। मेरे पिताजी बीमार है, दवा के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ, मेरी भी माँ बीमार है और हमारे पास इलाज के लिए धन नहीं है। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। हम तीनों साथ भी रहेंगे और राजकुमारी की सखी भी बनेंगे। ठीक है, चलो आज ही राजमहल चलते हैं। तीनों राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं और राज दरबार में पहुंचते ही, अच्छा, तो तुम तीनों मेरी बेटी की दासी बनने आई हो? हाँ महाराज, हम पूरी मेहनत से राजकुमारी की सेवा करेंगे और उसकी सखी बनेंगे। हाँ महाराज, हम उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। मेरी बेटी अपने कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तीनों राजकुमारी के कक्ष में जाती हैं, जहाँ विशाखा उदास बैठी होती है। लगता है राजकुमारी बहुत उदास है, हमें इन्हें ठीक करना होगा। हाँ, आखिर हमें इसी से धन मिलेगा। तीनों उसके पास जाकर बैठती है। तुम लोग कौन हो और मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। नहीं राजकुमारी, हम अब आपकी नई दासियां और सखियां हैं। आपकी जिम्मेदारी अब हमारी है। मुझे किसी दासी या सहेली की जरूरत नहीं है। नहीं राजकुमारी,
हम बस अच्छे इंसान बनकर आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आपको हमारा साथ पसंद नहीं आया तो हम चले जाएंगे। हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सके। अच्छा ठीक है, रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे राजकुमारी उनसे बात करने लगती है और समय के साथ चारों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन चारों हंसते हुए बातें कर रही होती हैं। तभी मंत्री उन्हें देख लेता है। राजकुमारी अब ठीक हो रही हैं। मुझे यह बात महाराज को बतानी चाहिए। मंत्री राजा के पास जाता है। महाराज, मैंने आज राजकुमारी को उन लड़कियों के साथ हंसते हुए देखा। वह अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी अब ठीक हो रही है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद मंत्री तीनों सहेलियों के पास धन लेकर आता है। तुम तीनों ने राजकुमारी का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ये महाराज की ओर से तुम्हारे लिए कुछ पुरस्कार है। मंत्री तीनों के हाथ में 5-5 सोने के सिक्के रख देता है। इसी तरह मन लगाकर काम करती रहो। अगर राजकुमारी पूरी तरह ठीक हो गई तो तुम्हें छुट्टी भी मिल जाएगी। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राजकुमार उदयभान राज दरबार में आता है। आइए राजकुमार, आइए, बताइए कैसे आना हुआ। महाराज, जैसा मेरे पिताजी ने बताया है कि हमारा विवाह आने वाली पूर्णिमा को तय हुआ है, इसलिए मैं राजकुमारी विशाखा को देखने आया हूँ। यह तो बहुत शुभ समाचार है। चलिए, मैं खुद आपको अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। राजा चंद्रशेखर राजकुमार उदयभान को राजकुमारी के कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ तीनों सहेलियां बैठी होती हैं। जैसे ही ईश्वी राजकुमार उदयभान को देखती है, वो मन ही मन मोहित हो जाती है। अरे ये कितना खूबसूरत राजकुमार है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना सुंदर राजकुमार, और ये भी राजकुमारी के लिए है। काश ये मुझे मिल पाता। मैं क्या सोच रही हूँ। बेटी, यह है राजकुमार उदयभान। तुम दोनों का विवाह बचपन में ही तय हो गया था और आने वाली पूर्णिमा को तुम्हारा विवाह होगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे भी राजकुमार पसंद है। महाराज, मैं भी सोच रहा था कि मैंने राजकुमारी को कभी नहीं देखा, पर राजकुमारी तो बहुत सुंदर है। मुझे भी राजकुमारी पसंद है। अब मैं सीधे विवाह वाले दिन ही आऊंगा। फिर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। बेटी, हर किसी को एक दिन जाना पड़ता है, पर तुम विवाह के बाद भी मेरे साथ ही रहोगी। राजा वहाँ से चला जाता है। तभी माया और ईश्वी परेशान होकर बाहर चली जाती है और माया ईश्वी को परेशान देख उससे कहती है, क्या हुआ ईश्वी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, अब राजकुमारी ठीक हो गई है। कुछ दिनों में उसका विवाह हो जाएगा और फिर हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्यों ना हम कुछ बड़ा करें जिससे ये महल और धन ये सब हमारा हो जाए। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनुषा हमारी बात नहीं मानेगी। वो बहुत सच्ची और ईमानदार है, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाएं तो सब कुछ हमारा हो सकता है। देखो, इतने दिनों में हमने कितने सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे राजकुमार भी कितना सुंदर है और बड़े राज्य का है। हाँ, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। अब मैंने तय कर लिया है मुझे क्या करना है। फिर दोनों राजकुमारी के कक्ष में चली जाती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों बहुत परेशान लग रही हो? राजकुमारी, बहुत दिन हो गए हम बाहर नहीं गए। क्यों ना आज हम टहलने चले? हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग मेरी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई हो। वैसे अनुषा कहाँ है? वो अपनी माँ से मिलने गई है। आप चलो ना, हम तीनों चलते हैं। महाराज ने ताजी हवा खाने के लिए आपको कहा है। ठीक है, चलो। तीनों राज दरबार से बाहर निकल जाती है। वहीं दूर से ये सब अनुषा देख लेती है। ये क्या राजकुमारी, ईश्वी और माया घने जंगलों की तरफ जा रही है, वो भी मुझे बिना बताए। मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर अनुषा भी उनका पीछा करने लगती है। कुछ ही देर में तीनों घने जंगल में पहुंच जाती है। ईश्वी, माया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इतना दूर आ गए हैं। बस थोड़ी और ही दूर राजकुमारी, उसके बाद हम लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जिसके लिए आए हैं। हाँ, क्यों नहीं। फिर राजकुमारी विशाखा, ईश्वी और माया तीनों घने जंगल से होते हुए एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है। तभी अचानक पीछे से माया एक जोरदार डंडा लेकर राजकुमारी विशाखा के सिर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। ईश्वी, चलो, यही सही वक्त है। जल्दी से राजकुमारी को मिट्टी के नीचे दबा दो
उसके बाद वही होगा जो हमने सोचा है। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो ठीक है, करते हैं। फिर दोनों मिलकर जमीन खोदती है और राजकुमारी विशाखा को मिट्टी के अंदर दबा देती है। तभी पीछे से अनुषा दौड़ती हुई आती है। ये क्या, तुम लोग क्या कर रही हो? राजकुमारी को मिट्टी के अंदर क्यों दबाया? इसे बाहर निकालो जल्दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अनुषा, लेकिन अब आ ही गई हो तो हमारा साथ दो, फिर जो भी मिलेगा हम तीनों बराबर बांट लेंगे। हाँ ईश्वी ठीक कह रही है, तुम हमारी बात मान लो। नहीं, तुमने बहुत गलत किया है। मैं ये बात महाराज को बताऊंगी और राजकुमारी को बाहर निकाल कर रहूंगी। अनुषा मिट्टी हटाने लगती है। तभी पीछे से ईश्वी एक जोरदार डंडा अनुषा के सिर पर मार देती है, जिससे अनुषा भी बेहोश होकर गिर जाती है। अब हम क्या करें? अगर इसने सच बता दिया तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी, और अब इसे मार भी नहीं सकते। ये हमारी बचपन की सहेली है। बस एक ही रास्ता है, इसे यहाँ से लेकर चलो। फिर दोनों अनुषा को घसीटते हुए घने जंगल से बाहर ले जाती हैं और थोड़ी दूर एक गुफा में ले जाकर उसे बंद कर देती है। अब ये कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगी। अब चलो, हमारा आखिरी काम बाकी है। हाँ, वही अघोरी बाबा, वही हमारी मंजिल तक हमें पहुँचाएंगे। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ती है और कई घंटे सफर करने के बाद शमशान घाट पहुँच जाती है, जहाँ एक पेड़ के नीचे एक अघोरी तपस्या में लीन बैठा होता है। गुरुदेव, मैंने सुना है आपके पास बहुत शक्तियाँ हैं। मुझे राजकुमारी विशाखा का रूप चाहिए ताकि मैं राजकुमारी बनकर राज्य पर राज कर सकूं। यह तो बहुत छोटा काम है। मैं तुम्हें राजकुमारी विशाखा का चेहरा दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मैं इस राज्य की राजकुमारी बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें राजकुमारी बना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें राजा का सिर लाकर मुझे देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस मुझे राजकुमारी बनना है। अघोरी मंत्र पढ़ने लगता है और देखते ही देखते ईश्वी का रूप बदल जाता है और वो बिल्कुल राजकुमारी विशाखा जैसी दिखने लगती है। ये क्या ईश्वी, तुम तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे भी राजकुमारी का चेहरा चाहिए था। तुम मेरे रास्ते में आ रही हो माया। नहीं, हमने ये सब मिलकर किया है, तो तुम अकेली राज क्यों करोगी? मुझे भी धन चाहिए। बाबा, आप मेरा एक और इच्छा पूरा कर दीजिए। मेरे इस रास्ते के कांटे को एक चिड़िया में बदल दीजिए ताकि ये मेरा एक पालतू पक्षी बन जाए। तभी अचानक माया एक चिड़िया के रूप में बदल जाती है। मुझे आजाद करो, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे ठीक करो। अब जो मैंने सोचा है वो मैं हासिल करके ही रहूंगी। ईश्वरी माया को चिड़िया के रूप में अपने साथ लेकर राजमहल की तरफ निकल पड़ती है। माया लगातार चिल्लाती रहती है, लेकिन ईश्वी उसकी एक नहीं सुनती और उसे लेकर राजमहल पहुंच जाती है। राजमहल पहुंचते ही राजा चंद्रशेखर सामने आ जाते हैं। बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। और यह क्या, तुम अकेली हो? बाकी तुम्हारी तीनों दासियां कहाँ हैं? पिताजी, मैंने उन तीनों को अब अपने काम से निकाल दिया है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है और अगर वो रहती तो मेरे राजकुमार का मन भटक सकता था। चलो, अच्छा ही किया। वैसे भी अब तुम ठीक हो गई हो तो उनकी जरूरत नहीं थी। कल तुम्हारी और राजकुमार की धूमधाम से विवाह है, जाकर तैयारी करो। जी पिताजी, मैं जाकर अपने विवाह की तैयारी करती हूँ। ईश्वी अपने कक्ष में चली जाती है और मुस्कुराने लगती है। देखो माया, तुम अपनी आंखों से ये सब देख रही हो ना। अब मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और कल राजकुमार की पत्नी बन जाऊंगी। अब जो मैंने सोचा है वो मैं हासिल करके ही रहूंगी। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैंने भी तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे चिड़िया बना दिया। मुझे आजाद करो। माया लगातार चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता और दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह ईश्वी और राजकुमार उदयभान की धूमधाम से विवाह हो जाता है। विवाह के बाद राजकुमार अपने कक्ष में बैठा रहता है। पता नहीं क्यों मन बेचैन है। विवाह तो राजकुमारी से ही हुआ है, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई बहुत परेशान है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उदयभान सो जाता है। थोड़ी देर बाद ईश्वी वहाँ आ जाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पति एक राजकुमार होगा। अब मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वी पूरी रात उदयभान को देखती रहती है और फिर उसकी आंख लग जाती है। तभी सपने में अघोरी की आवाज आती है। ईश्वी,
मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया, तुम्हें राजकुमारी का चेहरा दिया और तुम महारानी बन गई हो। अब अपना वादा निभाओ, मुझे राजा का सिर चाहिए, कल लाकर दो, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही ईश्वी की नींद खुल जाती है। ये क्या, मुझे किसी भी तरह राजकुमार का सिर अघोरी को देना होगा, नहीं तो वो मेरा रूप छीन लेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तभी वो पास देखती है कि माया वहां नहीं है। माया कहाँ चली गई? मुझे उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ माया घने जंगल में उड़ते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? मैंने राजकुमारी को जान से मार दिया अपनी धोखेबाज सहेली की मदद करने के लिए, लेकिन अभी उसने मुझे चिड़िया बनाकर कैदी बना दिया। मेरा कोई भाषा भी नहीं समझ सकता। मुझे किसी भी तरह अनुषा को आजाद करना ही होगा, तभी मैं ईश्वी को सबक सिखा सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, मुझे उससे बदला लेना ही होगा। इतना सोचकर माया उड़ते हुए वहाँ से निकलती है और घने जंगलों से होते हुए गुफा के पास पहुँच जाती है। वही गुफा के अंदर अनुषा चिल्लाती रहती है, कोई है, मुझे बाहर निकालो, मैं 2 दिनों से इस गुफा में हूँ, मुझे प्यास लगी है, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे राजकुमारी की मदद करना है और महाराज को सच बताना है, कोई तो मुझे बाहर निकालो। इतने में माया वहाँ आ जाती है। मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं इस गुफा का द्वार नहीं खोल सकती, लेकिन मुझे किसी की मदद लेनी होगी। माया उड़ती है और घने जंगलों से होते हुए साधु महाराज की कुटिया पर पहुँच जाती है। माया रोते हुए साधु को सारा सच बता देती है। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है और इसकी सजा तो तुम्हें मिल ही गई, लेकिन अब तुम्हें अनुषा को आजाद करना होगा, तभी यह सारा सच सबके सामने आएगा। इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर साधु अपनी झोली से एक फूल निकालते हैं। ये फूल ले जाओ, जैसे ही तुम इसे गुफा के द्वार पर डालोगी तो गुफा खुल जाएगी और सत्य की विजय होगी। साधु ध्यान में चले जाते हैं। माया फूल लेकर वहाँ से उड़ती है। दूसरी तरफ ईश्वी परेशान हो जाती है। नहीं, मुझे अब साधु महाराज के पास जाना होगा। इतना सोचकर ईश्वी राजा चंद्रशेखर के कक्ष में पहुँच जाती है। क्या हो गया बेटी, इतनी रात को तुम मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? पिताजी, मेरे सपने में माँ आई थी और माँ ने कहा था कि विवाह के बाद माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, इसलिए मुझे अभी अपनी माँ के पास जाना है। इतनी रात को बेटी, हम कल सुबह चलेंगे। नहीं पिताजी, मुझे अभी जाना है। मैं नहीं चाहती कि सुबह जाकर मैं अपनी माँ का दिल दुखाऊं। ठीक है, लेकिन क्या हम राजकुमार को भी साथ ले चलें? नहीं, राजकुमार बहुत थके हैं और गहरी नींद में है, उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। पिताजी, आप चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर ईश्वी और राजा चंद्रशेखर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बेटी, हम जा कहाँ रहे हैं? हमें लग रहा है हम गलत जगह जा रहे हैं। हमें तो तुम्हारी माँ की समाधि पर जाना था ना? नहीं पिताजी, माँ की समाधि थोड़ी आगे है, मैं जानती हूँ कहाँ है, बस मेरे साथ थोड़ा आगे चलिए। ईश्वी राजा को लेकर आगे बढ़ती है और शमशान घाट तक पहुंच जाती है, जहाँ अघोरी तपस्या कर रहा होता है। जैसे ही अघोरी राजा को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह क्या बेटी, तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो? और यह अघोरी, यह तो वही है, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा चंद्रशेखर परेशान हो जाते हैं। वही अघोरी मुस्कुराता है और पुराने मंजर आंखों के सामने उनके घूमने लगते हैं। एक दिन राजा चंद्रशेखर अपने बगीचे में टहल रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें एक सैनिक का शव दिखाई देता है। मंत्री जी, कहाँ है? जल्दी आओ। ये देखो, हमारा सैनिक या हमारे महल के भीतर कैसे मर सकता है? यह क्या हो रहा है? मंत्री भागते हुए आता है। महाराज, यह क्या, कैसे हो सकता है ये भला? ये मर कैसे गया? और यह तो हमारा सबसे वफादार सैनिक था। किसकी इतनी हिम्मत हो गई महल में घुसकर मेरे सैनिक को मार सके? मुझे लगता है किसी हकीम को दिखाना चाहिए कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। तभी एक हकीम भागते हुए आता है और सैनिक की जांच करता है। महाराज, यह क्या, यह सैनिक किसी तंत्र साधना की वजह से मरा है। किसी ने इसके शरीर से तंत्र साधना की है। पर हकीम, यह कैसे हो सकता है? भला कोई हमारे महल में तंत्र साधना कैसे कर सकता है? पीछे से अधीरा आता है। महाराज,
ऐसे तो होते ही रहते हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास विद्या है, मैं अपनी शक्ति से पता कर सकता हूं कि आखिर किसने मारा है इसे। हाँ अधीरा, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, जल्दी इसका पता लगाओ कि आखिर किसने हमारे सैनिक के साथ ऐसा किया है। ठीक है महाराज, मैं अभी इसका पता लगाता हूं। अधीरा वहां से चला जाता है और राजा चंद्रशेखर परेशान होकर महल लौट आते हैं। कुछ तो हो रहा है जो राजमहल में मेरी नजरों से दूर है। मुझे इसका पता लगाना होगा कि आखिर कौन मेरे सैनिकों को मार सकता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इतने में मंत्री भागते हुए आता है। महाराज, आज फिर हमारे बगीचे में एक सैनिक को कल की तरह मारकर फेंक दिया गया है और उसके कमरे से अजीब काला धागा, नींबू, मिर्च और लाल रंग की सामग्री मिली है जिससे टोटका किया गया। हे ईश्वर, ये किसकी बुरी नजर मेरे राजमहल पर लग गई है। महाराज, अब हमें 24 घंटे राजमहल पर पहरा रखना होगा। कोई रात में हमारे सैनिकों के साथ टोटके करके उन्हें मारकर अपनी तंत्र साधना करना चाहता है। फिर परेशान होकर राजा चंद्रशेखर अपने कक्ष में टहलते रहते हैं। तभी महल से बाहर एक परछाई दिखाई देती है। इतनी रात को भला यह परछाई कौन है? मुझे जाकर देखना चाहिए। अंधेरे में एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से सैनिक उसका पीछा कर रहा होता है। यह क्या? यह मेरा सैनिक इस व्यक्ति के पीछे पीछे क्यों जा रहा है? इतनी रात को मुझे इसका पता करना चाहिए। थोड़ी दूर जाकर व्यक्ति रुकता है और रोशनी पड़ते ही उसका चेहरा दिखता है। यह क्या? यह मेरा मित्र अधीरा है और यह मेरे सैनिक के साथ यहाँ क्या कर रहा है? अधीरा खंजर निकालता है और सैनिक का दिल निकाल यह क्या? मेरा मित्र यह सब कैसे कर सकता है? मैं क्या करूं? अगर मैं इसके सामने गया तो यह मुझे भी मार सकता है। मुझे कल दरबार में फैसला लेना होगा। राजा घबराए हुए महल लौट आते हैं। अगली सुबह दरबार लगता है और सभी सैनिक उपस्थित रहते हैं। महाराज, आज फिर हमारे बगीचे में एक सैनिक को मारकर फेंक दिया गया है। मुझे पता है किसने किया है ये। और अधीरा कहाँ है? अधीरा को सामने बुलाया जाए। तभी अधीरा दरबार में खड़ा होता है। आखिर बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमारे सैनिक को मारकर उसका दिल क्यों खाया? क्या सोचा था कि बच जाओगे? महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम सैनिक को मारकर तुम्हारे पास नहीं गया कि शायद तुम अपनी शक्तियों से मेरे साथ भी कुछ कर दोगे। लेकिन अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। निकल जाओ यहां से। क्या अधीरा, तुमने इतना बड़ा अपराध किया? हमारे राज्य ने तुम पर कितना भरोसा किया। तुमने गरीबों की मदद भी की, लेकिन इसके पीछे से ऐसा साधन क्यों किया? हाँ, मैंने यह किया क्योंकि अब मैं छोटा मोटा जादू करके खुश नहीं हूं। मैं अघोरी बनना चाहता हूं और इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूं। पर मेरे जीवित रहते तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मंत्री, इसे मारो ताकि सारे तंत्र विद्या का प्रभाव समाप्त हो जाए। सभी सैनिक अधीरा को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। अभी तो मेरा मन करता है तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन तुमने कई बार राज्य की मदद की है, इस वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन अब तुम यहां से चले जाओ। कहीं दिखे तो मैं तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। तुम अभी तक जिंदा हो। मैंने सोचा था इतने दिनों तक तुम भटक कर कहीं मर गए होगे। गांव वालों ने तुम्हें मार दिया होगा। आपने क्या सोचा था महाराज कि मैं अपना अपमान इतनी आसानी से भूलूंगा? इसका बदला मैं आपसे लेकर रहूंगा। बेटी, तुम यहां से चली जाओ। यह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब कोई कहीं नहीं जा सकता है राजा। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ माया जैसे ही उड़ती हुई गुफा के पास जाती है और वो फूल को गुफा से सटाती है, तभी गुफा का द्वार अचानक गायब हो जाता है और अंदर से अनुषा घायल अवस्था में बाहर निकलती है। तुम तो एक चिड़िया हो। तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
माया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो महाराज को जाकर सच बताना है कि आखिर महाराज के साथ धोखा हुआ है। माया और ईश्वरी ने उन्हें धोखा दिया है। माया चिड़िया के पीछे अनुषा को खींचते हुए साधु महाराज की कुटिया की ओर ले जाती है। अरे तू मुझे कहाँ ले जा रही है? अनुषा परेशान होकर चिड़िया के पीछे चलती है। चिड़िया चलते चलते अनुषा को साधु महाराज की कुटिया में ले जाती है। क्या तुम मुझे साधु महाराज के पास क्यों लाई हो? मुझे तो महाराज के पास जाना था। नहीं बेटी, तुम महाराज के पास नहीं जा सकती हो, क्योंकि महाराज इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में है। और ये चिड़िया कोई और नहीं बल्कि माया है। ईश्वरी ने इसे एक चिड़िया बना दिया और यह तुम्हारी मदद कर रही है। तुम्हें महाराज को जाकर बचाना है, जाओ। क्या महाराज की जान खतरे में है? फिर साधु महाराज सारी सच्चाई बता देते हैं। क्या ईश्वरी ने इतना गलत किया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मुझे महाराज को बचाना है। साधु महाराज बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम दोनों को एक होकर लड़ाई करनी होगी और फिर उस अघोरी को हराना होगा। अघोरी के सर पर एक काला सा पत्थर दिखेगा। तुम्हें वह पत्थर उसके सर के बीच से उठाकर जमीन पर पटकना है, तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वह तुम्हें आंखों से भस्म कर सकता है। पर साधु महाराज, मैं इसकी मदद करूंगी। मैं वो पत्थर उसके सर से निकाल कर पटकूंगी। ये क्या? ये माया है? तुम तो बोल सकती हो। हाँ, मैं साधु महाराज के आशीर्वाद से बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने राजकुमारी की जान ली है। मैं इतनी बड़ी अपराध के साथ साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती, इसलिए मैं राजकुमारी को न्याय जरूर दिलाऊंगी। ध्यान रहे, जो वो पत्थर को पटकोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसमें इतनी शक्तियां हैं कि फोड़ने वाला कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तैयार हूँ। चलो अनुषा, हम चलेंगे। हमें आखिरी लड़ाई लड़नी है और न्याय दिलाना है। ठीक है साधु महाराज, हम दोनों चलते हैं। दोनों कई घंटे सफर करने के बाद शमशान घाट पहुँच जाते हैं और पेड़ के नीचे छुपकर देखते हैं कि सामने अधीरा तलवार उठाकर राजा के सिर को अलग करने ही वाला होता है। मैं आपके कहने पर राजा को यहाँ लाई हूँ। आप इसकी बलि भी देने वाले हो, लेकिन मेरा ये रूप हमेशा के लिए मुझे चाहिए। यह कैसी बातें हैं? कौन सा रूप? तुम तो मेरी बेटी हो, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अघोरी हंसते हुए सारी बात बता देता है। राजा चंद्रशेखर फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं पेड़ के पीछे छुपकर माया और अनुषा सारी बातें सुन लेती हैं। देखो, यही सही वक्त है। अघोरी अभी इन सब बातों में उलझा हुआ है। तुम भी जाकर उसका ध्यान बटाओ, तब मैं उसके सर से वो पत्थर निकालकर जमीन पर पटक दूंगी। लेकिन तुम मर जाओगी। माया, तुम ऐसा मत करो। मैंने जो राजकुमारी की जान ली है, मेरे पापों की यही प्रायश्चित है। बस तुम महाराज की रक्षा करो, मुझे कोई अफसोस नहीं है। जल्दी से माया पत्थर उठाकर जोर से जमीन पर पटक देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और माया वहीं गिरकर मर जाती है। अघोरी तड़पने लगता है। उसके शरीर में आग लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मुझे ठीक करो, मैं नहीं मर सकता हूँ। नहीं। वो चिल्लाते हुए मर जाता है। तभी ईश्वरी अपने असली रूप में आ जाती है। नहीं, ये क्या? मैं राजकुमारी के रूप में थी, फिर मैं इस रूप में नहीं आ सकती। मुझे राजकुमारी का रूप चाहिए। अच्छा, तो तुमने मेरी राजकुमारी को मार दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहकर भी राजकुमारी को नहीं बचा पाई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। इसे मत मारिए। इसने जो कर्म किया है, इसे भी ऐसी सजा दे। इसे भी मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, क्योंकि इसने राजकुमारी को जिंदा ही मिट्टी के अंदर दबाया था। वही सजा हम इसे देंगे। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। राजा और अनुषा मिलकर मिट्टी खोदते हैं और ईश्वरी का पूरा शरीर दबाकर सिर्फ चेहरा बाहर छोड़ते हैं। तुमने जिस तरह मेरी बेटी को जिंदा ही मिट्टी के अंदर दबाया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं दबा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा मैं मिट्टी के बाहर छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम तड़पो और महसूस करो कि किस तरह मेरी बेटी इस मिट्टी के अंदर है। नहीं, मुझसे गलती हो गई। मुझे बाहर निकालो। तुम मेरी सहेली हो, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तूने जो राजकुमारी के साथ किया, उसकी सजा तुम्हें झेलनी ही पड़ेगी। अनुषा और राजा चंद्रशेखर रोते हुए राजमहल वापस लौटने लगते हैं। वहीं राजमहल में राजकुमार उदयभान पूरे राज्य में राजकुमारी को ढूंढते रहते हैं। मंत्री जी, देखिए
मेरी राजकुमारी नहीं मिल रही और महाराज पता नहीं दोनों कहां चले गए। मैं बहुत परेशान हूं उसे ढूंढ ढूंढ कर। पता नहीं राजकुमार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि महाराज और राजकुमारी दोनों कहाँ हो सकते हैं। इसी बीच राजा चंद्रशेखर और अनुषा वहां आ जाते हैं। महाराज, आप कहाँ रह गए थे? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आप ठीक तो है ना? और राजकुमारी कहाँ है? फिर राजा चंद्रशेखर रोते हुए सारी सच्चाई बता देते हैं। मैं जानता था कि कुछ तो गलत हुआ है। राजकुमारी के साथ विवाह के वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यानी राजकुमारी के साथ इतना गलत हुआ। मैंने अपनी राजकुमारी को कितने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। अब आखिरी बार मैं अपनी बेटी को देख भी नहीं सका। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। इस अनुषा ने मेरी जान बचाई है और इतना बड़ा धोखा से भी। इसलिए आज से अनुषा मेरी पुत्री है और इस राज्य की राजकुमारी। पर महाराज, क्योंकि आपको बस मेरी पुत्री से विवाह करना था ना राजकुमार, और यह मेरी पुत्री है, मैं इससे आपका विवाह फिर से धूमधाम से करूंगा। ठीक है, अगर इतनी अच्छी लड़की मुझे मिल जाए तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। पर महाराज, क्या मैं इस लायक हूँ? बेटी, तुम इस लायक हो और आज से तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। तुमने यह हक कमाया है। राजकुमार उदयभान और अनुषा दोनों का धूमधाम से विवाह संपन्न हो जाता है। उसके बाद अनुषा और राजकुमार उदयभान साथ साथ खुशी में अपना जीवन जीने लगते हैं।